उसके किसी एक्सीडेंट के कारण वो पार्ट गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम आ गई और उसको कट करना पड़ा। जब लेग ही नहीं है तो पेन कहाँ से आ रहा है वहाँ? दर्द हमारे बॉडी में नहीं दिमाग में बन रहा है। तो ये परमानेंट डैमेज हो चुका है, इसका कुछ इलाज नहीं है। फिर भी आप बैठे रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ बैड पोस्चर, अगर आप ऐसे स्लाउच होकर बैठे हो तो आपकी नस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो क्या इस तरह के मोच या स्ट्रेन के बाद स्ट्रेचिंग करना सही रहेगा? कि रादर ऑलरेडी वो स्ट्रेच पोजीशन में था, इसीलिए वो पेन आया। क्या एमआरआई में दिख रहा हर एनोमली जो एक नॉर्मल से थोड़ा अलग है वो सच में प्रॉब्लमेटिक होता है या नहीं? हेलो, मेडिट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर वैष्णवी सिरोया। शी इज फिजियोथेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग इन खारगर। आज हम उनसे मेडिट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे फॉलोवर्स से उन सब के बारे में बात करेंगे। प्लीज कम। हेलो मैम। मैम, मेडिट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सही पोस्चर क्या है। लोग उस पर इतना खर्चा करते हैं, लाइक महंगे महंगे चेयर्स खरीदते हैं, महंगे महंगे गियर्स खरीदते हैं ताकि उनके पोस्चर्स करेक्ट हों। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पोस्चर करेक्टिंग चेयर्स या गियर्स सच में वर्क करते हैं क्या? सी द थिंग इज योर स्पाइन इज नॉट मेड अप ऑफ ग्लास। आपका स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज़रूरत है। तो आप कितने भी महंगे महंगे चेयर्स ले लो, कितने भी महंगे महंगे बेड मैट्रेसेस ले लो, कितने भी महंगे महंगे आप पोस्चरल अडाप्टिंग डिवाइसेस ले लो, आपको ये कभी वर्क नहीं करेगा। आपकी स्पाइन को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू मेंटेन अ प्रॉपर पोस्चर यू नीड टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल। एक बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम you need to keep changing your posture. So the best thing to manage your posture is to change the posture. Like your best posture will be your next posture. There is a rule called 40-20 ka rule. So if you sit for a long time, if you have a 8 hours ka working job, so there is a rule 40 minutes you can work and then 20 minutes आपको break लेना है. So 40 minutes का working and 20 minutes का break. In that break you can do walking, stretching या जो भी exercise activity you can do that. एक व्यूअर्स का कहना है कि जब भी उससे लाइक सो के उठता है तो उसके गर्दन में, कमर में थोड़ी दर्द रहती है, तो वो स्ट्रेचिंग करता है और कभी कभी उसके कारण उसके दर्द बढ़ जाते हैं। तो क्या इस तरह के मोच या स्ट्रेन के बाद स्ट्रेचिंग करना सही रहेगा क्या? सी तो अगर मॉर्निंग में उठ के आपको कोई भी पेन होता है बिकॉज ऑफ योर बैड पोस्चर वाइल स्लीपिंग या स्टिफनेस लग रहा है, तो फर्स्ट टेक अ मिनट एंड जस्ट रिलैक्स। लेट दैट मसल बी रिलैक्स्ड। एकदम रिलैक्स पोजीशन में उस मसल को रिलैक्स होने दीजिए, वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने दीजिए, क्योंकि रात भर ऑलरेडी वो स्ट्रेच पोजीशन में था, इसीलिए वो पेन आया। तो अभी उसको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना है, रिलैक्स होने देना है। थोड़ा अपने नॉर्मल डेली एक्टिविटी करो, यू कैन जस्ट गो एंड टेक अ वॉक। और फिर भी इफ यू थिंक कि पेन नहीं जा रहा है, so first you should consult your proper doctor, your physiotherapist, and then you should go ahead. You should just take an advice from them and then you should decide what to do. ओके। कई बार किसी कारण से डॉक्टर किसी प्रॉब्लम के कारण एमआरआई वगैरह करवाते हैं, लेकिन उसमें उस प्रॉब्लम के अलावा कई जगह पे कुछ डिस्क बल्ज या कुछ अलग अलग चीज़ें दिखती है एमआरआई रिपोर्ट में, लेकिन उससे कुछ खास प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। लेकिन पेशेंट ये देख के डर जाता है, किसी को कुछ ट्यूमर लगने लगता है, किसी को कुछ लगने लगता है और उस डर के कारण वो घबरा जाता है। तो आप बताइए कि क्या एमआरआई में दिख रहा हर एनोमली जो एक नॉर्मल से थोड़ा अलग है वो सच में प्रॉब्लमेटिक होता है या नहीं होता है? मैं अगर रास्ते से 100 लोगों को लेके और उनका एमआरआई कर दूं, तो उसमें से 50% लोगों के एमआरआई में या तो गैप बढ़ जाएगा या तो डिसबल्ज होगा, ये सब चेंजेस आएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी टेंशन ले, जबकि उनको पेन कुछ नहीं होगा, बट उनके स्पाइन में चेंजेस आएंगे। आपको जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो भी पेन हो रहा है, आप उसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज एमआरआई में दिख रहा है उस बात पर परेशान नहीं होना है। आपका जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड वी ट्रीट द डिस्कम्फर्ट, वी ट्रीट योर पेन। तो एमआरआई फोटो को लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका जो भी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहा है, आपको उस पर फोकस कर, बट उसके लिए आपको वो और ना बढ़े तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। लाइक यू हैव टू इंट्रोड्यूस एक्सरसाइजेस फॉर योर बॉडी, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, अपना पोस्चर चेंज करना है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर वो आ गया है और वो कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये एक सिग्नल है, अर्ली साइंस है कि ये आगे चल के और सीवियर हो सकता है। तो उससे आप परेशान मत होइए, बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपना पोस्चर चेंज करिए, अपना एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करिए, प्रॉपर कंसल्ट करिए डॉक्टर से, एंड देन यू कैन जस्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ। ऐसा नहीं कि उसका टेंशन लेके कुछ होगा। कभी चोट लग गई या कुछ सर्जरी हुई
तो हर चीज़ के लिए ऑब्वियसली वी नो दैट बेड रेस्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट हेल्प करता है या नहीं करता है? कितना बेड रेस्ट करना चाहिए, या फिर बेड रेस्ट से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ऐसा है क्या? बेड रेस्ट से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, तो आपकी मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो और वीक होने लगते हैं। तो बेड रेस्ट करना इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज अ बहुत बड़ा मिथ है। सेफ एंड गाइडेड मूवमेंट इज 10 टाइम्स बेटर दैन द बेड रेस्ट। सो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको सेफ मूवमेंट बताएगा कि कैसे मसल्स को मूव करना है, एंड वो आपके लिए बेटर रहेगा। सी, मूवमेंट इज मेडिसिन। यहाँ आपका मूवमेंट, आपका एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू गो विद a safe guided movement, so that is more important. कई बार मोच आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, तो लोग आइस पैक लगाते हैं। यस वी नो, एज अ डॉक्टर मैं भी बोलता हूँ कि हाँ आइस पैक लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आइस पैक का एप्लीकेशन सही है या नहीं है? आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैसे इसको देखते हो और आप क्या गाइड करते हो? आइस पैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइस पैक स्वेलिंग कम करता है, पेन कम करता है, वो है, आइस का इफेक्ट है, बिकॉज वहाँ पे एरिया में नमनेस क्रिएट कर देता है, वहाँ के जो भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उन पर उनको कंप्रेस कर देता है। तो आइस पैक से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बट आइस पैक एक्सेसिव अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर एक्सेसिव अमाउंट में लगाओगे तो इट इज डेंजरस फॉर यू, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है, जो आपके प्रॉब्लम को हील कर रही है, वो ब्लड सप्लाई ही स्टॉप हो जाएगा उस एरिया में। सी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ आपको इंजरी हुई है, एंड ये रास्ता है जहाँ से ब्लड वेसल्स जा रहे हैं और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप आइसिंग करेंगे, यहाँ पे बर्फ लगा देंगे, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो जो भी रिकवरी टीम है, रिकवरी सेल्स है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। पहुँच भी रही है तो बहुत कम अमाउंट में पहुँच रही है, जिससे रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। तो आपको ये रास्ता बंद नहीं करना है आइसिंग करके, ये रास्ता चलते रहेगा तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा और रिकवरी फास्ट होगी, बिकॉज जो हमारे रिकवरी सेल है वो वहाँ तक के इजीली पहुँच पाएंगे। तो यहाँ ये गलती नहीं करना है कि आप यहाँ पे भी आइसिंग करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा, फिर रिकवरी बहुत स्लो होगी और पेन लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। जैसे कुछ ये भी कहते हैं हमारे व्यूअर्स कि हमने ये वीडियो देखा जिसमें वो बोन्स को ऐसे मसाज करते तो क्रैकलिंग साउंड आता है, खटखट की आवाज़ आती है, तो बोलते हैं सर मैं इनके पास चला जाऊं क्या, यहाँ पे इलाज करवाऊं क्या, मेरा इतने दिन का पेन है, ये मोबिलिटी नहीं आ रही है, लाइक मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे जाएं तो क्या इससे ठीक होगा या नहीं होगा? तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपसे पूछूं कि आप क्या गाइड करते हो ऐसे केसेस में? पैरोप्रैक्टिस में बेसिकली क्या होता है, उसमें जो हमारे जॉइंट के बीच में एक गैस रहती है, प्रेशर जो बनता है वो रिलीज होता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक वीडियो देख के कहीं पहुंच गए और वो प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं है उस चीज में, तो इससे मेजर लॉस भी हो सकता है। अगर कोई नर्व डैमेज हो गई या नर्व में कुछ कंप्रेशन आ गया तो उससे आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो बेसिकली आप जिसके पास भी जा रहे हैं वो प्रॉपर सर्टिफाइड रहना चाहिए उस चीज में। मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि सैलून में भी ये सब करते हैं, उसके बाद पेशेंट का पूरा पैरालिसिस हो जाता है बिकॉज नर्व डैमेज हो जाती है। तो प्रॉपर एजुकेटेड रहना, प्रॉपर सर्टिफाइड रहना उस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट, एंड उनको प्रॉपर डिटेल आपका एनाटॉमी पता रहना चाहिए कि कौन सा प्रेशर पॉइंट प्रेस करना है, कौन सा रिलीज करना है, और ये बस साउंड आ रहा है इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पेशेंट है, उनको स्ट्रोक आया था और वो कहते हैं कि उनको कई लोगों ने बताया कि 6 महीने तक जितनी रिकवरी हुई बस है, इसके बाद कुछ भी कर लो रिकवरी नहीं होगी, वो जो मोबिलिटी में इशू आ गया है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, अब ठीक नहीं होगा। मैम कुछ हो सकता है उनका या नहीं हो सकता है, कुछ रिकवरी का चांस है? आप क्या बोलते हो इस पे? नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। जब स्ट्रोक आता है तो स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके ब्रेन में कहीं तो ब्लड सप्लाई रुक गया है, या तो वहां की आर्टरी बस्ट हो गई है। स्ट्रोक ये दो रीजंस के वजह से होता है, मतलब आपके ब्रेन में जो भी आसपास का एरिया इंज्योर हो गया है। तो जब स्ट्रोक आता है और हम किसी पेशेंट का रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो हम बेसिकली वो वहां पे न्यू वायर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो वो न्यू वायर्स एक्टिवेट होते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। जैसे ही मूवमेंट होगा, ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि देखो मेरा हाथ मूव हो रहा है, और वो एरिया में एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका जो भी हैंड का एरिया सप्लाई ब्रेन में है, जहाँ से हैंड सप्लाई हो रहा है, वो डैमेज हो गया, तो उसके साइड वाला पार्ट वो फंक्शन ओवरकम कर लेगा। तो बेसिकली मूवमेंट करके विथ प्रॉपर इंटेंसिटी एंड प्रॉपर
फ्रीक्वेंसी के साथ मूवमेंट करके आपको वो एरिया को फिर से एक्टिवेट करना है। सी हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे मैंने बहुत पेशेंट देखे जो 3-4 साल से चल नहीं पाए हैं, उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज की है, मसल को ट्रेन किया है, स्ट्रेंथनिंग की है, मसल का स्ट्रेचिंग किया है, और वही सिग्नल्स ब्रेन तक गए हैं एंड नाउ दे आर एबल टू वॉक। तो बेसिकली जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स को रिहैबिलिटेट करेंगे, उतने जल्दी ब्रेन में सिग्नल्स एक्टिवेट होंगे और फिर आपकी बॉडी फंक्शन करने लगेगी। पार्किंसंस जैसी बीमारियां हैं, वहाँ पे लोग उसके प्रॉब्लम के कारण ना हल्के हल्के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वहीं आपको मैंने देखा है कई पेशेंट जो आपके हैं उनसे आप स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कराते हो, हेवी एक्सरसाइज करवाते हो, इसका क्या रीज़न है? पार्किंसन में क्या होता है, जो भी हमारे ब्रेन में कनेक्शंस होते हैं, सपोज ये एक कनेक्शन है और ये एक कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन से सिग्नल यहाँ पास हो रहा है बिकॉज ऑफ अ केमिकल, एक केमिकल की वजह से सिग्नल पास हो रहा है। तो अगर ये केमिकल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये सिग्नल पास ही नहीं होगा, जिससे पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पार्किंसन में वही होता है कि ये केमिकल का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे सिग्नल पास नहीं होता है और कोऑर्डिनेट करना इन बिटवीन द मसल्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट के लिए जब हम हेवी एक्सरसाइज देते हैं। सो हेवी लिफ्टिंग एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का काम कर रही है, जो नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनने में फोर्स कर रही है। तो जब हमारा नर्व्स के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मूवमेंट ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा पेशेंट्स के लिए। ओके। और मैम एक और चीज़, एक व्यूअर का क्या कहना था कि उसको चक्कर आता है, तो कोई कह रहा है कि ब्रेन का प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है उसको ईयर का प्रॉब्लम है, तो ये कुछ कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी से इसका ठीक हो सकता है। तो ये ब्रेन और ईयर और इसमें न्यूरो फिजियोथेरेपी, ये रोल कैसे, मतलब क्या कनेक्शन नहीं समझ में आया? तो ये जो चक्कर का प्रॉब्लम है, इसको मेडिकल टर्म में वर्टिगो बोला जाता है, जो कान की वजह से होता है। और अगर आपके यहाँ गर्दन की मसल बहुत टाइट हो गए हो तो उस वजह से भी चक्कर जैसा फील होता है। Okay. ठीक है, बेसिकली ईयर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो जो हमारे ईयर में ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स हमारा बैलेंस कंट्रोल करते हैं। स्लीपिंग इन अ बैड पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस वजह से वो क्रिस्टल मूव हो जाते हैं अपने कनाल्स से। तो क्रिस्टल मूव होने की वजह से ये चक्कर वाला प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाता है। तो आप प्रॉपर अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो प्रॉपर मैन्यूअर्स करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, जिससे वो क्रिस्टल को सेट बैक कर देते हैं इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो वो टेक्निक्स प्रॉपर करना, तो आपको 10 मिनट में ऐसे लगेगा कि आपका सर एकदम हल्का हो रहा है, चक्कर एकदम कम हो गए हैं, अगर वो प्रॉपर टेक्निक हुई तो इसके लिए प्रॉपर एजुकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। ये केस ना, मतलब मुझे ये कमेंट बहुत पहले आया था, मैं सोचा था कि ये पूछूंगा कि वो पेशेंट बोल रहा है कि उसके किसी एक्सीडेंट के कारण वो पार्ट गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम आ गए और उसको कट करना पड़ा, बट स्टिल वो कट होने के बाद भी उस रीजन में उसको पेन हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है और ये फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही है? मतलब इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, ये इस बात का सबूत है कि दर्द हमारे बॉडी में नहीं, दिमाग में बन रहा है। दिमाग के अंदर बॉडी का मैप बना है, वो अभी भी यही सोच रहा है कि पैर वहीं है, और इसलिए ब्रेन से सिग्नल जा रहा है अपने कटे हुए पार्ट में कि वहां पे पेन अभी भी फील हो रहा है। इसीलिए इसे ठीक करने के लिए हम पैर का तो नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन को ट्रिक करने का ट्रीटमेंट जरूर करते हैं। ये जो साइटिका और नस दबने का प्रॉब्लम रहता है, और ये बहुत सारे लोगों का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये परमानेंट डैमेज हो चुका है, इसका कुछ इलाज नहीं है, या फिर आपके नज़र में आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कहते हो कि हाँ इसका इस तरीके से इलाज हो सकता है, कुछ है ऐसा? साइटिका नाम की एक नस हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो कमर से स्टार्ट होती है और कमर से स्टार्ट होके अपने पैर के पीछे के साइड से जाके पंजों तक जाती है। तो वो नस कमर में भी दब सकती है गैप कम होने की वजह से, या तो थ्रू आउट द रूट, अगर कोई वहां पे मसल टाइट हो गया तो मसल टाइट होने की वजह से जहां से नस जा रही है वहां से वो दबेगी और आपको उसके नीचे सिम्टम्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रूल आउट करना कि वो नस कहाँ से दब रही है, कौन से रीजन में दब रही है और कौन सा मसल टाइट है। तो ये बहुत कॉमन है, बैक पेन के साथ नीचे रेडिएट होना पेन थ्रू आउट द लेग तक, इसके साथ आपको पैर में झुंझुनी भी आएगी और पैर आपको सुन भी लगेगा। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। तो देखिए, ये किस पेशेंट में कॉमन होता है, किस रीजन की वजह से होता है। जब भी आप बैठे रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ बैड पॉस्चर, अगर आप ऐसे स्लाउच होकर बैठे हो तो आपकी नस पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और मोस्टली वो एंड ऑफ द स्पाइन में ही क्रिएट होता है। तो उस वजह से ये नस दब रही होती है और जिसकी वजह से आपको पेन नीचे पैरों में आता है। सेकेंड थिंग, अगर आप कुछ भी हैवी चीज उठा रहे हो झुक के,
इन अ बैड पॉस्चर, तो उस वजह से भी ये नस पे बहुत इफेक्ट होता है और ये पेनफुल हो जाती है। बट हर बैक पेन sciatica होता है ऐसा नहीं है। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जो भी बैक पेन हो रहा है इज अ sciatica, क्योंकि मेरी मम्मी को हुआ था या इसको हुआ था। नहीं, आपको प्रॉपर उसके लिए कंसल्ट करना है, उसका प्रॉपर असेसमेंट होता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, एंड देन वो रूल आउट करना है कि आपका बैक पेन sciatica है या कोई और बैक पेन है, सपोज डिस्क बल्ज है, PIVD है, लाइक बहुत सारे कंडीशंस है। तो इसीलिए आपको बेड रेस्ट करना है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको प्रॉपर नर्व ग्लाइडिंग टेक्निक्स करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेचिंग करना है, एंड देन उसके साथ आपको अपने पोस्चर का भी ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेडिसिन लेने से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, बट अगर आपको हमेशा के लिए इसको प्रिवेंट करना है, अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए, तो आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, गाइडेड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, अब बात तो इधर हो गई जो पेशेंट की बात होती है। कुछ यहाँ पे यंग जो डॉक्टर्स हैं जो इस फिजियोथेरेपी में गए हैं, उनके करियर ऑप्शन को लेके थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, तो मैम उनको भी गाइड कर दें। आप 11th-12th में PCB ले लिया है एंड नाउ यू हैव टेकन एडमिशन इन फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी में आप बैचलर्स करके भी अपना पर्सनल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, या आपको फर्दर स्टडीज के लिए मास्टर्स भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप आफ्टर डूइंग योर बैचलर कोर्स, BPT कोर्स के बाद आप खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, या किसी हॉस्पिटल से अटैच हो जाइए, या किसी डॉक्टर के साथ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनके साथ अटैच होकर अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। इस फील्ड में आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे रहे हो। जो स्ट्रोक के पेशेंट थे, चल नहीं पा रहे थे, उनको आप चलना सिखा रहे हो। जो पेशेंट सालों से दर्द में थे, उनको पेन फ्री लाइफ एक्सपीरियंस करना सिखा रहे हो। तो इसमें काफी स्कोप है, काफी मैसिव पोटेंशियल है, वेराइटीज ऑफ फील्ड है। बैचलर्स के बाद भी सुपर स्पेशलिटी के लिए वेराइटी ऑफ फील्ड्स है, जैसे आप न्यूरोलॉजी में कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक्स में कर सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट में कर सकते हो, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में बहुत डिमांड है। ये सब फील्ड में बहुत स्कोप है फ्यूचर में। देखिए, अगर कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आफ्टर एनी सर्जरीज और इन एनी रिहैबिलिटेशन। अभी कई चीज़ें चेंज हो रही है, लाइक AI के कारण चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जनरेटिव AI आ रही है। इसमें फिजियोथेरेपी जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो लोग करते हैं, उनके लिए करियर ऑप्शन कैसे इम्पैक्ट होने वाला है, और होगा तो कैसे, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या रीज़न है कि फिजियोथेरेपी नहीं इम्पैक्ट होगा? ऐसा आप इस पे आप क्या क्या सोचते हैं? सी, AI रिपोर्ट पढ़ सकता है, AI मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, AI आपको एक्सरसाइज भी बता देगा, बट जो एक ह्यूमन टच है ना, वो AI के बीच में लॉस होगा। सपोज अगर एक स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको चलना सिखाना है, वो AI नहीं कर सकता है। वो विद प्रॉपर फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन एंड टेक्निक के साथ ही हो सकता है। जो फिजियोथेरेपी आपको गाइड करेगा, प्रॉपर आपको करेक्ट करेगा, ट्रायल एंड एरर सीन देगा, वहीं आपका ब्रेन रिट्रेन होगा एंड वहीं आप ठीक होगे। तो AI बस आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता है, बट डिटेल असेसमेंट, डिटेल आपका क्या कंडीशन है, उसके लिए टेलर्ड प्रोग्राम, कस्टमाइज प्रोग्राम एक फिजियोथेरेपिस्ट का ही जॉब है। हेल्थ डिसीजंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है राइट स्पेशलिस्ट तक पहुंचना। इंडिया में 30 to 50% लोग सबसे पहले रॉन्ग मेडिकल पाथवे लेते हैं, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है मेडिट्रस्ट कनेक्ट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेडिट्रस्ट आपको बेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट करता है, और आपके जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उसका बेस्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट के साथ डिस्कस भी करता है। तो मेडिकल कनेक्ट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए, और आपके जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं आप हमें DM कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके सॉल्यूशन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।